कहानी की शुरुआत में हमें किम योंग को दिखाया जाता है, जो कोरिया का मोस्ट वांटेड सीरियल किलर था। एक रात वो हर बार की तरह एक लड़की के साथ इंटीमेट होने के बाद उसे बेरहमी से मार डालता है और सारे सबूत मिटाने के बाद वहां से चला जाता है। पिछले कुछ महीनों में उसने इसी तरह कई मर्डर्स किए थे, पर वो कभी पकड़ा नहीं गया था। पर इस बार एक छोटी सी गलती की वजह से वो पुलिस की नजर में आ जाता है। उसके केस पर काम कर रहे कोरियन पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ यूहान अपने घर लौटते वक्त कुछ ऑफिसर्स को उस पर नजर रखने को कहते हैं, पर वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए टैक्सी से नीचे उतरे, वो सीरियल किलर उन पर भी हमला कर उनके गले की नस काट देता है। कुछ दूर चलते ही यूहान ने देखा कि उनके गले से बहुत सारा खून बह रहा है, पर जब तक उन्हें एहसास होता कि उन पर हमला हुआ है, तब तक वो सीरियल किलर वहाँ से जा चुका था। आसपास उनकी मदद के लिए कोई नहीं था और ना वो मदद के लिए आवाज लगा सकते थे। यूहान ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने घर तक पहुंचने की कोशिश की, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी जीसू सो रही थी। वो अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ दूर चलते ही वो नीचे गिर पड़े और बहुत सारा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। अगली सुबह केस के सिलसिले में एक ऑफिसर यूहान से मिलने आता है, पर वो जैसे ही अंदर घुसा उसे सीढ़ियों पर खून के निशान पड़े हुए मिले और बस कुछ कदम चलते ही उसे यूहान की बेटी दिखाई दी, जो अपने पापा की लाश को अपनी गोद में लेकर बैठी हुई थी। उसे पता नहीं था कि उसके पापा मर चुके हैं। वो सारी रात उनके उठने का इंतजार करती रही ताकि वो साथ में उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की मौत से पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ जाता है। उन्होंने तुरंत सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया और उसे सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया गया। किम योंग की सुनवाई के वक्त कोर्ट में उन सब लोगों का परिवार मौजूद था जिन्हें किम ने बेरहमी से मारा था। सब चाहते थे कि उसे मौत की सजा हो, लेकिन किम को उसके गुनाहों के लिए सिर्फ 15 साल की सजा होती है, क्योंकि उसके किए 6 मर्डर्स में से सिर्फ एक की पुष्टि हो पाई थी। फैसला सुनते ही सब जज पर चिल्लाने लगते हैं और उनसे सही इंसाफ की मांग करते हैं। यूहान का पार्टनर तो किम को मारने ही चला गया और इन सब के बीच हम जीसू को देखते हैं, जो डरी सहमी अपने पापा के कातिल को खामोशी से देख रही थी। उन सबके रोते हुए चेहरे देखकर किम बहुत खुश होता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक 15 साल बाद उसके साथ क्या होने वाला है। यूहान के अलावा जीसू का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए ऑफिसर यून उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और जीसू को अपनी बेटी की तरह पालते हैं। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और हम किम को देखते हैं, जो अपनी सजा काटने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। इतने सालों में सब उसे भूल गए थे, इसलिए कोई उसे मिलने नहीं आता, लेकिन ऑफिसर यून अभी बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। किम ने उससे सिगरेट मांगी, पर यून कहता है कि जब से तू जेल में है तब से सिगरेट 4 गुना महंगी हो गई, तो इसीलिए अपनी सिगरेट खुद खरीद। किम उससे पूछता है कि तुम्हें अब भी लगता है कि उन सबको मैंने मारा है, पर यून को सिर्फ लगता नहीं था, उसे पूरा यकीन था कि बाकी 6 लोगों का खून भी उसी ने किया है। वो बोला, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुझे वापस अंदर भेजकर ही रहूंगा। उसने किम को अपना कार्ड थमाया और कहा कि अगर तुझे अपने किए पर जरा भी पछतावा हो तो इस नंबर पे फोन करना, तुझे इज्जत की मौत दिलाने में मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। इसके बाद हम जीसू को देखते हैं, जो अब बड़ी हो चुकी थी। यून ने उसे अच्छी परवरिश दी और वो भी बड़े होकर अपने पापा की तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। जब जब वो अकेली होती, वो छत पर बैठकर अपनी माँ को देखा करती थी, जिन्होंने सालों पहले उसके डैड को डिवोर्स देकर किसी और से शादी कर ली थी। उसका नया पति उसे बहुत मारता था और ये सब जीसू अपने छत पर बैठकर देखा करती थी। उसने कई बार उस आदमी को अपनी माँ के साथ नरमी से पेश आने को कहा, पर वो आदमी अक्सर शराब के नशे में धुत रहता था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके पर्सनल मैटर में टांग अड़ाए। एक बार तो जीसू ने उसे जान से मारने की धमकी तक दी, पर उस आदमी ने मजाक समझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन हम किम को देखते हैं, जो जेल से छूटने के बाद अपने पुराने पार्टनर का नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर इतने सालों में सब उसे भूल चुके थे। इसी बीच यून ने अपने 2 ऑफिसर्स को उसकी फाइल दी और आज रात उन्हें उस पर नजर रखने को कहा। उसके एड्रेस पर जाते वक्त जब उन्होंने उसकी फाइल पढ़ी तो डर के मारे उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि उसमें किम के बारे में काफी घिनौनी बातें लिखी हुई थी। उन्हें लगा कि चीफ ने उन्हें कहां फंसा दिया, पर वो उनके ऑर्डर्स को मना भी नहीं कर सकते थे। उधर हम किम को देखते हैं, जिसने एक लड़की को आज रात अपने साथ वक्त गुजारने के लिए पैसे दिए थे। उसके साथ इंटीमेट होते वक्त उसके मन में कई बार उसे मारने के ख्याल आते हैं, पर अपनी जिंदगी के 15 साल जेल में काटने के बाद वो काफी बदल चुका था। वो फिर से किसी को मारकर दोबारा जेल की सलाखों के पीछे नहीं सड़ना चाहता था, इसलिए काम होने के बाद वो उसे जाने देता है। फिर भी किम उसके साथ काफी बदतमीजी से पेश आया था, इसलिए वो लड़की उसके कमरे से गुस्से में बाहर निकलती है। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि आज रात वो मरते मरते बची। जल्दी वहाँ वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं, पर यहीं हम जीसू को भी देखते हैं, जो छुपकर किम पर नजर रख रही थी। उस लड़की का बॉयफ्रेंड हल्का होने के लिए बाहर जाता है, पर जब वो सुसु कर रहा था तभी वहाँ एक आदमी आया और उसके बगल में ही सुसु करने लगा। वो जानबूझकर उसके जूतों पर पेशाब कर देता है, जो देख उस लड़के को बहुत गुस्सा आया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी उस आदमी ने एक धारदार ब्लेड से उसकी नस काट दी। इसके बाद वो आदमी उस लड़की को भी बेरहमी से मार डालता है
और उन दोनों की लाश को कार में रखकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस को क्राइम साइट पर उन दोनों की लाश मिलती है और उनका सबसे पहला शक किम पर जाता है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से छूटा था। लेकिन ऑफिसर्स उसे बताते हैं कि उन्होंने पूरी रात उस पर नजर रखी, पर वो अपने कमरे से बाहर निकला ही नहीं और न ही हमें उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज मिली। इसके बाद किम को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। यून ने उससे पूछा कि तुमने उन लोगों को क्यों मारा, जिस पर किम उसे कहता है कि तुमने गलत आदमी को पकड़ा है। मैं पूरी रात टीवी देख रहा था, तुम चाहो तो मैं इस पर पूरी रिपोर्ट लिख सकता हूँ कि मैंने पिछली रात टीवी पर क्या क्या देखा। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन मर्डर से मैं भी उतना ही हैरान हूँ जितने कि तुम। जरूर कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। किम उस खबरी के बारे में जानना चाहता था जिसने 15 साल पहले पुलिस को उसके खिलाफ सबूत दिए थे, पर यून बोला कि तुम उसके बारे में जानना चाहते हो ताकि हमारे जाने के बाद उसे मार सको, पर ऐसा कभी नहीं होगा। यून गुस्से में उसे एक जोर की लात मारता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि ये खून उसी ने किए हैं, बस वो ये बात साबित नहीं कर पा रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त किम गलती से जीसू से टकरा जाता है। पहले तो उसने उस पर गुस्सा किया, लेकिन बाद में उसकी मदद करता है और उसके आईडी कार्ड पर एक नजर डालकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जीसू बाथरूम में आई और अपने हाथों को ब्लीच से धोने लगी, क्योंकि उसे घिन आती थी। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि जीसू बस एक आम लड़की है, लेकिन असल में वो पिछले 15 सालों से सबूत इकट्ठा कर रही थी। एक रात वो अपना मन हल्का करने के लिए छत पर आकर बैठ जाती है, पर तभी उसने देखा कि वो आदमी उसकी मॉम को फिर से पीट रहा था। इस बार तो उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जो देख जीसू का खून खौल उठता है। वो उस आदमी के पास आई और जब वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहा था तो जीसू ने उसे जोर का मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। वो इतनी गुस्से में थी कि वो बस यही नहीं रुकती। उसका मानना था कि अगर एक सीरियल किलर बेगुनाह लोगों को मारकर खुलेआम घूम सकता है तो वो इस जैसे दरिंदों को क्यों नहीं मार सकती। जिसके बाद वो एक पत्थर से उसका सर फोड़कर उसे मार डालती है। अगले दिन जब किम मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो उसने यून को कार में सोते हुए देखा। पूरी रात उस पर नजर रखते हुए उनकी आंख लग गई थी। वो उन्हें ताना मारते हुए बोला, ऐसे पकड़ोगे क्रिमिनल्स को, और फिर अपनी जॉगिंग के लिए निकल गया। रास्ते में उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो किसी चीज को घेरे खड़े हुए थे। किम को वहाँ उस आदमी की लाश मिलती है जिसे कल रात जीसू ने अपने हाथों से मारा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, पर तभी उसकी नजर कुछ दूर खड़े शख्स पर पड़ती है जो बड़े गौर से उसे देख रहा था। किम बिना देर किए उसका पीछा करता है, पर वो भागकर जंगलों में चला गया। उसे काफी दूर तक दौड़ाने के बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई और हम देखते हैं कि ये तो जीसू थी, जो आज उसके हाथों पकड़े जाने से बाल बाल बची। जब जीसू की मॉम को पता चला कि उनके हस्बैंड को किसी ने बेरहमी से मार डाला है तो बजाय कि खुश होने की वो अंदर से टूट जाती हैं, क्योंकि वो चाहे जितना भी बुरा हो पर वो इतनी दर्दनाक मौत डिजर्व नहीं करता था। उधर यून अपने सीनियर से किम को अरेस्ट करने को कहता है, क्योंकि उसके जेल से बाहर आने के बाद ये सारे मर्डर्स हुए थे। पर उसका सीनियर उसे बताता है कि किम को किसी भी क्राइम साइट पर नहीं दिखा गया और ना ही हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत है। हम सिर्फ उस पर नजर रख सकते हैं और कुछ नहीं। उधर हम उस दूसरे किलर को देखते हैं जो अपने अगले शिकार की प्लानिंग कर रहा था। मिन सू शहर में एक मीट शॉप चलाता था और एक शरीफ आदमी की जिंदगी जीने का दिखावा करता था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पर वो किम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। एक रात वो पुलिस की नजरों से बचते हुए किम के अपार्टमेंट में आता है और उधर खतरे से अनजान किम आराम से फोन चला रहा था। मिन सू ने अंदर आकर लाइट्स ऑन की और पाया कि किम आराम से सो रहा है। वो उसे चाकू से स्टैब करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। इसके बाद वो आगे बढ़ा और उसने पूरे घर की तलाशी ली, पर उसने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलना चाहा उसने पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक था। वो समझ गया कि किम अंदर ही है और उसका शक एकदम सही था, क्योंकि उसने जैसे ही बाथरूम की लाइट्स ऑन की हम किम को देखते हैं जो हाथ में धारदार चाकू लिए उसके अंदर आने का इंतजार कर रहा था। मिन सू ने जैसे ही डोर नॉब पर हाथ रखा किम एकदम सटीक निशाना लगाते हुए उसके हाथ में चाकू घुसा देता है। वो उस चाकू को अंदर धंसाते ही जा रहा था, पर मिन सू पलक तक नहीं झपकाता। किम उसकी हर चाल समझता था। वो अंदाजा लगाता है कि वो कहाँ हो सकता है और उसका अंदाजा इतना सटीक था कि मिन्सू ने पीछे हटना ही सही समझा। पर तभी उसे ऑफिसर यून की आवाज सुनाई दी जो किम पर नजर रखने आया था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला मिन्सू गेट के पीछे छुप जाता है। किम काफी देर से अपने कमरे से बाहर नहीं आया था, इसलिए वो देखने आया था कि कहीं वो भाग तो नहीं गया। पर तभी उसकी नजर बाथरूम में पड़े चाकू पर पड़ी और वो समझ गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली, पर तब तक मिन्सू वहाँ से गायब हो चुका था। अगले दिन जीसू हर रोज की तरह अपनी मॉम को देखने के लिए छत पर आती है, पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे उसकी मॉम दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उसने खुद उनके घर जाने की सोची। उसे लगा कि उस आदमी के मरने के बाद वो काफी खुश होंगी, पर वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर गई उसने अपनी मॉम को मरा हुआ पाया। उन्होंने फिनाइल पीकर सुसाइड कर लिया था और उनकी बॉडी पिछले कई दिनों से यहीं पड़ी हुई थी। जीसू उसके बगल में बैठकर रोने लगती है
और उसे एहसास होता है कि उनके पति को मारकर उसने कितनी बड़ी गलती की। वहीं हम किम को देखते हैं जो चुपचाप बैठा रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। उसे इतनी आराम की जिंदगी जीता देख यून का खून खौल उठता है और वो गुस्से में उसके खाने में ढेर सारी मिर्ची डाल देता है। हालांकि बावजूद इसके किम नूडल्स खाता रहा। यहाँ हमें पता चलता है कि यून हर साल उसे जेल में मिलने जाता था ताकि वो किसी भी तरह उससे अपने चीफ की मौत का बदला ले सके। किम कहता है कि मुझे दोबारा जेल में डालकर तुम्हारा पछतावा कम नहीं होगा। अपने चीफ की मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो और तुम्हें इसके लिए उसके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। पता चलता है कि जिस रात जीसू के डैड की मौत हुई उस रात ड्यूटी पर यून को होना चाहिए था, पर उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिस वजह से चीफ को वहां जाना पड़ा, जिसकी कीमत आखिर में उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यून ने जब देखा कि किम को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है तो वो गुस्से में उसे पीटने लगता है। अगर एक ऑफिसर उसे नहीं रोकता तो वो किम को मार ही डालता। किम कहता है कि अब क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बिल नहीं भरना पड़ेगा तो मैं तुम्हें बदले में एक हिंट देना चाहता हूँ। यहाँ वो कन्फेस करता है कि पुलिस को जितनी लाशें बरामद हुई उसने उससे कहीं ज्यादा लोगों को मारा है, पर उसे उनकी लाशें कभी नहीं मिलेंगी और ना वो ये कभी साबित कर पाएंगे कि उसने ही उन्हें मारा है। यून तो अभी इसी वक्त उसे गोली मारना चाहता था, पर ऑफिसर उसे होश में काम लेने को कहता है। उधर जीसू सारी कड़ियों को जोड़कर पता करने की कोशिश करती है कि किम ने उन लोगों को कैसे मारा होगा, पर जल्द ही उसे एहसास होता है कि वो इसमें अकेला नहीं है। जितने भी लोग मारे गए उन्हें दो तरीकों से मारा गया था। पहले तरीके में किलर्स ने विक्टिम्स के गले काटे थे और दूसरे वाले में किलर ने उन्हें स्टैब करके उनके टुकड़े कर दिए थे, और दोनों काम एक ही आदमी के नहीं हो सकते थे। इसका मतलब यहाँ दो किलर्स हैं। इसी बीच हम किम को देखते हैं जो अपने सर में टाँके लगा रहा था। सिर्फ वो ही जानता था कि दूसरा किलर कौन है, पर वो उसे अपने तरीके से सबक सिखाना चाहता था। अगले दिन एक आदमी ऑफिसर यून को किम के फोन रिकॉर्ड्स की लिस्ट देता है। यून को पता चला कि इन 15 सालों में किम ने जेल में सिर्फ एक आदमी से बात की थी, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार। यून ने जब उस आदमी की इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो उसे पता चला कि किम जिस आदमी से बात करता था वो उसके बचपन का दोस्त था और दोनों एक ही अनाथालय में पले बड़े थे। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि 15 साल पहले जिस आदमी ने किम के खिलाफ गवाही दी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त ही था। पर पुलिस ने कभी किम को उनके इन्फॉर्मेंट की असली पहचान रिवील नहीं की। फाइल में उसे एक लड़की की फोटो भी मिलती है जिसे किम ने मारा था, पर यह कोर्ट में साबित नहीं हो पाया। यून अपने लोगों से कहता है कि किम और मिंसू पर तब तक नजर रखो जब तक किम उसे ढूंढ ना ले, और जैसे ही वो दोनों साथ दिखें उन्हें अरेस्ट कर लेना। उधर हम जीसू को देखते हैं जो एक पेट शॉप पर जाकर एक कुत्ते का पट्टा खरीदती है। इसके बाद वो एक कबाड़ी वाले के पास गई और वहां से ढेर सारी कांच की बोतलें खरीदी जिनका इस्तेमाल वो अपने अगले प्लान को अंजाम देने में करने वाली थी। किम जो पिछले कई दिनों से मिंसू को फोन कर रहा था, एक दिन मिंसू उसका फोन उठा ही लेता है। किम जब उसकी बताई हुई लोकेशन पर आया तो उसने देखा कि मिंसू आराम की जिंदगी जी रहा था। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम कहते तो मैं तुम्हें उसे दे देता, मुझे फंसाने की क्या जरूरत थी? पता चलता है कि किम की गर्लफ्रेंड और मिंसू के बीच अफेयर चल रहा था और अब वो और किम के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए दोनों ने मिलकर किम को फंसाने की सोची। किम तो पकड़ा गया, लेकिन उसने जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को भी जान से मार दिया, जिससे किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। मिंसू उससे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसके जेल से बाहर आते उसने मर्डर्स का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया ताकि सारा शक उस पर जाए और पुलिस उसे फिर से जेल में डाल दे। जाने से पहले किम मिंसू को धमकी देता है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े कर दूंगा और तू ये होते हुए जिंदा अपनी आंखों से देखेगा। उसकी धमकी से मिंसू बहुत डर गया था। इसके बाद वो अपने घर वापस आता है, पर जब उसने लाइट्स ऑन की